Rahim. Students, today we shall start our topic of 13 chapter S&P block elements from page number 42, group 4 elements. The first topic is the physical properties of the elements of group 4. We know that fourth group of periodic table consists upon carbon, silicon, germanium, tin and lead. इस में हम इन एलिमेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि विद इन द ग्रुप उसका ट्रेंड क्या है कि जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है वो एज़ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप वो कैसे चेंज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो यूजुअली क्या होता है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो वो डिक्रीज़ होते हैं, लेकिन डिक्रीज़ जो है वो इतना रेगुलर नहीं है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीज़ जो है विद इन द ग्रुप वो इतना रेगुलर नहीं है, बल्कि वो एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज होता रहता है। आप इस बार ग्राफ में देख सकते हैं, जो ब्लू बार्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड द रेड बार्स आर रिप्रेजेंटिंग द बॉइलिंग पॉइंट्स। आप देख सकते हैं कि इसमें जो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें यानी रेड बार्स की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, सिलिकॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कार्बन से कम है, जर्मेनियम का जो है वो उससे भी कम है, टिन का उससे भी कम है, लेड का उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट्स में भी यही सेम ट्रेंड है। कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा है, सिलिकॉन का उससे कम है, जर्मेनियम का जो है वो ऑलमोस्ट सिलिकॉन के इक्वल है, थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस है, टिन का उससे कम है और लेड का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अच्छा अब इसमें यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है। हम देखते हैं कि दिस डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज इन बॉइलिंग पॉइंट इंडिकेट दैट इंटर एटॉमिक फोर्सेज ऑल्सो डिक्रीज इन सेम डायरेक्शन। डेफिनेटली इंटर एटॉमिक जो फोर्सेस होंगी वो जैसे जैसे वीक होती जाएंगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होते जाएंगे। तो इस ट्रेंड से हमें एक तो ये बात पता चल जाती है कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एलिमेंट्स की जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं वो वीक होती जाती हैं, इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। अच्छा अब इसमें एक जो बहुत यानी स्ट्रेंज बात वो ये है कि जो पहले मेंबर्स हैं इस ग्रुप के जैसे कार्बन और सिलिकॉन, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हैं। उसकी रीज़न ये है कि इनकी जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं कार्बन और सिलिकॉन की पर्टिकुलरली, इनकी यानी कि जो है ना इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं कार्बन और सिलिकॉन एज एन एलिमेंट, जब हम इनका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो ये बहुत जाइंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जाइंट मॉलिक्यूल्स मीन कि बहुत एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी दे आर नोटेबली हाई एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो बाकी जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम जो है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि इनकी जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं वो इनकी निस्बत कम है। नेक्स्ट इनके अंदर ब्रिटलनेस है। ब्रिटलनेस कहते हैं टूट फूट जाने की जो कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, उसे ब्रिटलनेस कहते हैं। ठीक है, अगर हम कार्बन की बात करें तो बाय यूजिंग आवर प्रीवियस नॉलेज हमें पता है कि कार्बन जो है उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं एंड डायमंड जो है वो इसकी बहुत फेमस एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है और बहुत हार्ड है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ डायमंड, लेकिन डायमंड इज़ ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब है कि टूट फूट जाता है। आप डायमंड को जो है वो थोड़ा सा मतलब हार्डली उसे आप हिट करें तो वो विद अ हैमर तो ये टूट फूट जाएगा। उसकी रीज़न ये होती है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो स्लाइड कर जाता है, जिसकी वजह से वो जो है वो टूट फूट जाता है, उसके अंदर ब्रिटलनेस पाई जाती है। ठीक है, इट शटर्स, शटर्स का मतलब है टूट फूट जाना। सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड ग्रे टिन ऑल विद द सेम स्ट्रक्चर्स एज डायमंड और ऑल्सो ब्रिटल सॉलिड्स। ठीक है, अब इसमें अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो अगर मेटालिक करेक्टर की बात करें तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है। तो इन एलिमेंट्स में से जो सबसे मेटालिक है वो लेड है। तो लेड में चूँकि मेटालिक स्ट्रक्चर होता है इस वजह से इसमें इतनी ब्रिटलनेस नहीं पाई जाती। ठीक है, और इसमें मेटालिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें मेलिबिलिटी भी आ जाती है और डक्टिलिटी भी आ जाती है। ठीक है, और लेड को हम इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि लेड इज़ अ सॉफ्ट मेटल। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकली कार्बन तो डेफिनेटली जो है वो इंसुलेटर है। ठीक है,
लेकिन कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म में एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है जिसे ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, लेकिन वो भी डायरेक्शनल है, एनाइसोट्रोपी जिसे कहते हैं। अगर लेयर्स के पैरेलल हम करंट पास करते हैं तो करंट पास होगा ग्रेफाइट में से, और अगर लेयर्स के परपेंडिकुलर करंट पास करेंगे तो करंट पास नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब उसमें है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, लेकिन उस पर भी एक कंडीशन है, कंडीशन के तहत उसमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है, अदरवाइज़ करंट पास नहीं होता। ठीक है, उसके बाद बाकी अगर हम दूसरे इनकी बात करें, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, और ये ग्रे टिन है, ये सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, और लेड बीइंग हैविंग मेटालिक कैरेक्टर्स, तो वो थोड़ी सी कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी की करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो इस ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये जो 5 मेंबर्स हैं, इनमें से सबसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कार्बन है। ठीक है, और एज वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो उसकी डिक्रीज़ होती है। उसकी रीज़न ये है कि साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन्स आर पुश्ड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का जो पुलिंग इफेक्ट है ऑन द इलेक्ट्रॉन्स वो कम हो जाता है। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी की बात अगर करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। तो जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन दिस ग्रुप आप देख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होने से मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। सो इसमें लेड जो है दैट इज़ फेयरली मेटालिक इन नेचर। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट वी विल डिस्कस द ट्रेंड ऑफ नॉन मेटल एंड मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द ग्रुप 4 एलिमेंट्स। तो इसमें से पहले स्ट्रक्चर को ही हम स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर की अगर बात करें ग्रुप 4 के एलिमेंट्स की, तो इसमें जो है वो मेटालिक कैरेक्टर अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो है वो नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन भी नॉन मेटल है। ठीक है, आगे आगे आते जाएँ तो सेमी मेटल्स आ जाती हैं। ठीक है, और एट द एंड जो लेड है वो फेयरली एक मेटल है, बल्कि हम कहते हैं कि इट इज़ अ सॉफ्ट मेटल। ठीक है, अब इसमें इसके जो है ना वो स्ट्रक्चर जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कार्बन और सिलिकॉन जो है ना, दे हैव वेरी जॉइंट मॉलिक्यूल्स, और उनके नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से एटम्स जो है दे आर क्लोजली बॉन्ड टुगेदर, और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन नॉट मूव फ्रीली, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं करेंगे तो डेफिनेटली दे कैन नॉट फॉर्म द मेटालिक बॉन्ड, और जब वो मेटालिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो दे आर नॉट मेटल्स। ठीक है, तो जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती जाती हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्टर्ब हो जाता है उनका, जिसकी वजह से उनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से लूजली हेल्ड हो जाते हैं, और उसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो मेटालिक बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो इसमें ये प्रोमिनेंटली ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक +4 और एक +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है वो +2 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, और अपर मेंबर जो है उनके अंदर +4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, कार्बन सिलिकॉन दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा स्टेबल वाली कौन सी है, +4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी रीज़न ये है, इसकी रीज़न मतलब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जाते हैं, जो इनर ऑर्बिटल्स वाले एस, यानी इनर जो ऑर्बिटल वाले इनर शेल्स वाले एस ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, जिसकी वजह से इनर शेल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जो डाउन द ग्रुप मेंबर्स हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और जो अबव द ग्रुप वाले अबव द टॉप पे जो मौजूद हैं ग्रुप के, वो +4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए उनके ग्रुप ज़्यादा +4 वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं, +2 वाले लेस स्टेबल होते हैं। ये आप इसमें से देख सकते हैं, ये इसमें पेज 44 है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जर्मेनियम जो है वो उसकी भी +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेस स्टेबल होती है, और वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर हम रूम टेम्परेचर पे इसको रखते भी हैं तो वो E2+ जो है वो इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, G4+ में, क्योंकि वो उसकी ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है। सिमिलरली जो 10 है वो भी 2+ में लेस स्टेबल है, और 4+ में ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और 2+ में लेस स्टेबल है, लेड जो है वो +4 में ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बना रहा है। लेकिन लेड जो है, इसमें लेड के कंपाउंड जो हैं, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी हम कर देते हैं इस बात को क्लैरिफाई, कि लेड अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है, और +4 फॉर्म की
जो है वो कंपैरिजन में। ठीक है, इसमें जो चीज़ इन्वॉल्व है मेनली वो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, वो मैंने आपको बता दिया है कि एज़ वी मूव डाउन द ग्रुप उसमें शेल नंबर इंक्रीज़ होता जाता है, और जो एस ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, वो एस ऑर्बिटल जो हैं, एस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस ऑर्बिटल, वो इन साइड चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। तो वो जो एस ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट बिहेव एज अ इनर्ट पेयर, उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस फॉर्म इस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, इसलिए वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने यहाँ पर जो है वो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी का फर्स्ट चार्ट दिखाया हुआ है। आयनाइजेशन एनर्जी +2 की दी हुई है और एक +4 की दी हुई है। ठीक है, ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज़ हैं इनकी। ठीक है, और ये फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी है। आप देख सकते हैं कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा कार्बन की है, और एज वी मूव डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज़ होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के ऑलमोस्ट इक्वल है, टिन की कम है और लेड की फिर अगेन जो है वो ज़्यादा आ जाती है। और सेम ट्रेंड है इस फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जीज दी हुई हैं एलिमेंट्स की, इनको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने जो है वो सेकंड लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन किया है। द रीज़न फॉर ऑल दिस लाइज इन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विद द हैवियर एलिमेंट्स लाइक लेड there is what is known as relativistic contraction of the orbitals which tend to draw the electrons closer to the nucleus। मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर ऑर्बिटल्स में आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स दे टेंड टू बी मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से उनको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ये भी एक रीज़न है कि हैवियर जो एलिमेंट्स होंगे, यानी इनका मास नंबर ज़्यादा होता जाएगा, उनमें ये इफेक्ट जो है वो और ज़्यादा ग्रेटर यानी प्रोमिनेंट होता जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है वो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को किस तरह से इफेक्ट करता है। हम ये देख सकते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया है कि कार्बन जो है वो नॉर्मली 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है 2 की बजाय। ठीक है, आप कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट वो देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसमें एक एस में पेयर है और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है पी में। लेकिन जैसे ही कार्बन जो है वो आता है इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में आता है, तो कार्बन एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। कैसे कि एस का वो जो पेयर है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन वो पी जेड में शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से उसके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एंड द एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द atomic orbitals, or after the hybridization it has 4 unpaired electron, and these 4 unpaired electron can form 4 covalent bond with other elements। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें वो ये बता रहा है कि फॉर एग्जांपल द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 2 एक्स्ट्रा लेड एक्स बॉन्ड्स विद एक्स जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन और कोई भी एटम एलिमेंट हो सकता है, आर फॉर्म्ड मे नो लॉन्गर बी इनफ टू कॉम्पनसेट फॉर द एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड टू प्रमोट द 6x इलेक्ट्रॉन इनटू द एम्प्टी 6p ऑर्बिटल्स। दैट्स व्हाई लेड फॉर्म्स यूजुअली +2 कंपाउंड मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू +4 कंपाउंड। नेक्स्ट जो है वो अब इनके क्लोराइड्स को डिस्कस किया हुआ है, कार्बन, सिलिकॉन और लेड के क्लोराइड्स को डिस्कस किया हुआ है। इसमें वही अगेन बात आ जाएगी कि इसमें जो 4 वाले कंपाउंड्स होंगे इनके वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, और जो लेड है उसका 2 वाला क्लोराइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब ये स्टेबिलिटी जो है वो इसके रिएक्शंस में आप देख सकते हैं कि अगर हम लेड क्लोराइड हमारे पास मौजूद होगा तो वो ईजिली रिड्यूस हो जाएगा किसमें, लेड 2 क्लोराइड में। ठीक है, लेड 4 क्लोराइड जो है वो लेड 2 क्लोराइड में बहुत ईजिली स्टेबल हो जाएगा। अब इसमें जब वाटर के साथ ये क्लोराइड्स रिएक्ट करते हैं तो दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस, और इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एक्ट करता है, और जो ये जो इनके अंदर डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि इसको अकोमोडेट कर लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को, और वो उसके साथ क्या बना देते हैं, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना देते हैं, जैसे MX4 डॉट वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसके बाद जो है वो इसमें से एक हाइड्रोजन हेलाइड निकलेगा, HX मॉलिक्यूल निकल जाएगा इसमें से, और जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है उसको रिप्लेस कर देंगे आके। ठीक है, ये जो है वो दिस इज़ कंप्लीट जो है वो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर हम सुपर हीटेड स्टीम के साथ ट्रीट करते हैं तो कार्बन ऑक्सीक्लोराइड बनता है और इसके साथ हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इसी तरह लेड टेट्राक्लोराइड जो है उसको हम करना चाहिए। पहली बात तो ये कि लेड टेट्राक्लोराइड इजीली डिकम्पोज हो जाता है और वो लेड 2 क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है और उसके साथ क्लोरीन गैस डिवॉल्व होती है। और अगर हम लेड टेट्राक्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो सबसे पहले वो लेड ऑक्साइड बनाएगा, लेड 2 ऑक्साइड, और साथ में जो है वो क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद
नेक्स्ट इसमें सिलिकॉन का बताया है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं ये हेक्सा हेलो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और जो कि स्टेबल होता है इन व्हेन दे आर ट्रीटेड विद हेलोजन कंपाउंड्स। उसके बाद ऑक्साइड्स की अगर बात की जाए तो ऑक्साइड्स जो हैं ये हम इनमें जो कार्बन के और सिलिकॉन के ऑक्साइड जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि दीज आर द मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड्स, ठीक है, और यही बहुत ज़्यादा फेमस ऑक्साइड्स भी हैं इनके। अब इसमें कार्बन जो है इसके दो ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। सिलिकॉन जो है वो जो ऑक्साइड बनाता है सिलिकॉन 4 ऑक्साइड होता है जिसको हम सिलिका भी कहते हैं, ठीक है, और इसका जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसमें सिलिकॉन जो है वो दैट इज़ ब्रिज बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम, यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर। ये सिलिकॉन एटम जो है वो आपको नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। सिलिकॉन ने डायरेक्टली एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, बल्कि सिलिकॉन जो है दैट इज़ ब्रिज्ड वाया एन ऑक्सीजन एटम विद ईच अदर, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ने 2 डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं ऑक्सीजन एटम के साथ, और कार्बन मोनोऑक्साइड में उसने 2 डबल बॉन्ड बनाए और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस देख सकते हैं कि कार्बन के 2 ऑक्साइड्स हैं, सिलिकॉन का एक ही ऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन जो है उसके ऑक्साइड्स इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है सिलिकॉन डाइऑक्साइड वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो नेटवर्क लाइक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बोथ आर gases at room temperature, while silicon dioxide is solid at room temperature. So these are some point of differences। आप इसके साथ जो है वो एक डिफरेंस का कॉलम बना सकते हैं, एक साइड पे आप कार्बन डाइऑक्साइड और एक साइड पे आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड के जो है वो स्ट्रक्चर को इस तरह कंपेयर करके लिख सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर इन दिस कंपेरिजन, ठीक है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना लेती है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन सिलिकॉन जो है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाती है जो है वो उसके साथ। और एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि कार्बन जो है वो एक लीनियर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाउंड होती है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन सिलिकॉन जो है वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। अच्छा, अब हम एसिड बेस बिहेवियर की अगर बात करें ग्रुप 4 के ऑक्साइड्स की, तो जो एसिड बेस बिहेवियर इज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द मेटालिक नॉन मेटालिक बिहेवियर, क्योंकि हमें पता है मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, और जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स के ऑक्साइड होते हैं, इनके उनमें बहुत एसिडिक और बेसिक बिहेवियर होता है जो सेमीकंडक्टर्स के ऑक्साइड हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं जो अबव मेंबर हैं कार्बन और सिलिकॉन, दे आर प्योरली नॉन मेटल, और इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। आप इनके रिएक्शन से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं जैसे कि जर्मेनियम और टिन, ये थोड़ी सी सेमी मतलब के मेटल्स हैं, तो इनके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आ जाते हैं। और जो लेड ऑक्साइड है ये कौन सा ऑक्साइड होता है, क्योंकि ये मेटल है और मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और ये बेसिक इन लेड ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है। सबसे पहले उन्होंने कार्बन और सिलिकॉन ऑक्साइड के रिएक्शन को डिस्कस किया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन दिखाया है बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इट फॉर्म सोडियम फॉर्मेट। नेक्स्ट जो है वो कार्बन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैं, वो भी वीकली एसिडिक होते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन दिखाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट इज़ डिसॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। और ये जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंडर है वेरी हाई प्रेशर वाटर में डिसॉल्व किया हुआ होता है, तो हमारी जो ड्रिंक्स आती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसके अंदर भी क्या होता है कार्बोनिक एसिड बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बेसिस के साथ रिएक्शन दिखाया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस इट विल फॉर्म ऑफ सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का वो भी सॉल्ट बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब सिलिका रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम सिलिकेट बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज़ एन एसिडिक ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज़ अ बेसिक ऑक्साइड, तो जब ये 2 ऑक्साइड्स आपस में रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म अ सॉल्ट कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। उसके बाद जर्मेनियम, टिन और लेड के ऑक्साइड्स की अगर बात की जाए तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। एम्फोटेरिक यानी बोथ एसिडिक वाली भी प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे और बेसिक वाली प्रॉपर्टीज़ भी शो करेंगे। एसिडिक वाली प्रॉपर्टीज़ उस वक्त शो करेंगे जब इनसे वीक बेस होगी, और बेसिक वाली प्रॉपर्टीज़ जब तब शो करेंगे जब ये इनसे स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएगा, ठीक है। सो ये इनके रिएक्शन दिए हुए हैं। लेड ऑक्साइड वन रिएक्ट्स विद HCl इट फॉर्म लेड क्लोराइड एंड वाटर। सिमिलरली लेड क्लोराइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो लेड टेट्राक्लोराइड बन जाता है, यानी इसी रिएक्शन में जब ये फर्दर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो लेड टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, अगर हम उसको हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो दे विल फॉर्म सॉल्ट्स, ठीक है। उसके बाद बेसिक नेचर ऑफ डाइऑक्साइड्स को डिस्कस किया गया यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा के, तो वो टेट्राक्लोराइड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो जो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ
So by this, the topic of group 4 element is completed. The next topic is group 7 elements. ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए जो है वो आप लोग को अल्लाह हाफिज़। दिल लगा के पढ़ें, गौर से सुने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और याद करें। इंशाल्लाह ताला क्विक क्विज़ेस भी सून बहुत जल्द ही मैं जो है वो उसका आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए घरों में रहें, सेफ़ रहें और अल्लाह ताला आप सबको इस वबा से जो है वो महफूज रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।